integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। हम इस लेक्चर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, वो सीरीज लगातार चल रही है, तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन करते हैं। आपको सेम ही क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, खुद अटेम्प्ट करने सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सारे टाइप क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें, न्यूमेरिकल भी हैं और थ्योरी बेस्ड भी हैं, तो देखो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन किस पे है? ये है वेटिंग एंड नॉन वेटिंग, जो फ्लूइड मैंने पढ़ाया था। तो एक क्लास में मैंने बता चुका हूँ मैं, जब तो उसमें नोट्स में भी आपको मिल जाए, क्लासरूम जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें भी है। चलो देखो, ए लिक्विड would weight the solid if adhesion forces as compared to cohesion forces are। ये वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझाया था। और यहाँ पे देखो, adhesion एंड कोहेजन दो दे रखा है। कोहेजन फोर्स जो होता है वो होता है सेम पार्टिकल्स के बीच में, ये क्या है? डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में। तो सेम यहाँ पे क्या आता है? ये आता है फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में, ये फ्लूइड एंड सॉलिड के बीच में। तो ये कह रहा है कि सॉलिड को, है ना, सॉलिड को जो फ्लूइड है वो सॉलिड को वेट करेगा। तो वेटिंग फ्लूइड होगा वो कब होगा? जब एडिशन ग्रेटर देन कोहेजन। तो ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? तो एडिशन जो है वो कोहेजन से ज्यादा होना चाहिए, तो मोर, बी ऑप्शन इसमें आ गया है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ये मैंने पढ़ा है आपको लेक्चर में। तो ये हो गया है क्वेश्चन। चलो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बस रिवीजन के लिए हो गया, और एक आपको पता चल गया क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइम ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। देखो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस पे, और इस पे जो है रिलेशन पूछ सकता है इसके बीच में, जो टाइम पीरियड और जो मेटासेंट्रिक हाइट है उसके बीच में। तो देखो, वो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे टाइम पीरियड को मैंने लिखा था, टाइम पीरियड टी इक्वस टू 2 पाई अंडर रूट 1, ये आता, यहाँ पे आया था के स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम मेटासेंट्रिक हाइट इंटू जी, यही था। अब देखो, अब अपन को पूछा क्या है? टी एंड जी एम में रिलेशन पूछा है, तो आपको पता चल रहा है। तो जी एम की वैल्यू इंक्रीज करूँ मैं, अगर जी एम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन में देखो, तो अपन क्या पूछा है? द टाइम ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट के इंक्रीज होने पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? ये होगा लोअर होगा, कम होगा, है ना, ये डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इसमें आ गया। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। फिर से ऐसे क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना है अपन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये फिर से आ गया, इस पे प्रेशर पे आया है। क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन आपको खुद को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट क्या करना है? इसको पेन भी नहीं उठाना है, और सीधे बिना पेन उठाए आपको सोल्व कर देना है। अगर आप बिना पेन उठाए सोल्व नहीं कर सकते तो आप देखो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये 3 या 4 बार मैं बता चुका हूँ। 2 बार वहाँ थ्योरी में मैंने बता दिया, और उसके बाद दो बार मैंने यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल करा दिया है। न्यूमेरिकल करा दिया या फॉर्मूला बेस्ड आ गया है। ये तो फिर से आया है, वही मैंने बार उसी को इसीलिए करा रहा हूँ, ताकि आपको एक बार एग्जाम में आप ऐसे न करें कि क्या सोच रहे हैं, सीधा बिना पेन उठाए इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि बिना पेन उठाए आपसे क्वेश्चन हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन किस पे है? क्वेश्चन है गेज प्रेशर पे। पूछा है गेज प्रेशर, अपन को दिया हुआ है एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है? ये दूसरा दिया हुआ है एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हुआ है। एब्सोल्यूट प्रेशर कितनी वैल्यू है? एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू दी है, पी एब्सोल्यूट की वैल्यू दी है 850 mm ऑफ Hg, और P जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसकी दी हुई है 700 mm ऑफ Hg, और
अपन को पी गेज पूछा है। पी गेज क्या अपन जानते हैं, पी गेज जो है दोनों का डिफरेंस होता है, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक। कितना आ जाएगा 850 माइनस 700 क्या आ गया 150 mm ऑफ Hg आ गया आंसर। करेक्ट है ना, आपको पेन उठाने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे 150 आंसर आ गया। करेक्ट है, तो इस पे फॉर्मूला भी आता है, इस पे ये न्यूमेरिकल भी आता है। तो आपकी ये प्रैक्टिस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ईएससी के क्वेश्चन, लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने ईएससी के क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें आपको देखा होगा आपने कि उसमें लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे इसकी कंपैरिजन में। अब वहां पे अपने अगर क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो ये तो आसानी से हो रहे हैं, देखो बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पे है, ये क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन पे। अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है प्रेशर की वैल्यू पूछी है, प्रेशर डिफरेंस पूछा है। तो ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू पूछी है, तो अपन को डेटा क्या दिया हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द डायमीटर ऑफ ए ड्रॉपलेट इज, देखो ड्रॉपलेट का क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहली बात ये आपको चेक करना है किसका, जो सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये ड्रॉपलेट पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसका सॉल्यूशन, ड्रॉपलेट लिखा ना, ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट पे क्या होगा, डेल पी इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर। अब बस अपन को डेल पी निकालना है, सिग्मा और आर जो है वो दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है अपन को कितना, डेटा में लिख ले रहा हूं 0.00075 न्यूटन पर mm, 0.4 टाइम्स 0 है, 4 टाइम्स 0, और जो रेडियस जो है वो दी हुई है, वो दी हुई है 0.075 mm। ये डायमीटर दी है, मैंने रेडियस को लिख दिया, डिवाइड से 2 कर दिया। करेक्ट है ना, अब वैल्यू पुट कर दो उसमें और आंसर निकाल लो। 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा 0.075 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो इसमें 10⁻³ बच जाएगा इसमें, ये कैंसिल होने पे 10⁻³ ये 3 ये क्या 10⁻⁶ पे है, ये 10⁻³ तो 10⁻³ बच गया। तो 4 इंटू 10⁻³, 2 इंटू 2 4, ये अपना आ गया न्यूटन पर mm², है ना। अब देखो ऑप्शन में देखो अपन में ये जो प्रेशर डिफरेंस पूछा है, प्रेशर इंटेंसिटी पूछी है, वो किसमें पूछा है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा है, न्यूटन पर mm² नहीं पूछा है। तो देखो इसको न्यूटन पर mm², इसको चेंज कर दो, क्या जाएगा 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई ये न्यूटन, और ये 1 mm इक्वल टू अपन जानते हैं 1 mm इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा, ये mm का स्क्वायर है, तो 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गई वैल्यू 0.4, आंसर आ गया अपना 0.4। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो गया। इजी सा था कि ड्रॉपलेट का क्वेश्चन दिया है, 2 सिग्मा बाई आर, वैल्यू इधर रखी है, पुट कर दो, बस न्यूट का ध्यान रखना अपन को। इसमें तो देखो आसानी से इसने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें बिल्कुल सीधे सीधे ऑप्शन दिए हैं। इसने यहाँ पे ये दे सकता था सीधे सीधे 4 इंटू 10⁻³ दे देता, तो इसमें ये गलती और हो जाती यहाँ पे, और या फिर कुछ जैसे ही 4 इंटू समथिंग जो है ना पॉइंट्स में डिफरेंस देता, लेकिन 4 वैल्यू देता। इसमें जैसे इसने दिया 0.6 0.8 ये 1 दिया है, तो आसान हो गया, अपन को गलती होने के चांसेस 0.4 ही आंसर आएगा, तो ये गलती नहीं होती। लेकिन ये जो है इसको थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है कि डिफिकल्ट क्या है, गलतियां होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको ये चीज बता दी है। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है, किस यूनिट में पूछा है, और अपन को सीधा सीधा डेटा दिया हुआ है, तो आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। और अब अगर आपने जो लेक्चर है उसको ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन किस पे है, ये है बॉयंसी पे क्वेश्चन है, बॉयंट फोर्स पे जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उस पे क्वेश्चन है। देखो इसमें दे रखा क्वेश्चन में ए क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इज फ्लोटिंग इन द वाटर विद इमर्जिंग डेप्थ ऑफ 1 मीटर, व्हाट इज द वेट इन किलोन्यूटन ऑफ द क्यूब, कंसिडर गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। इसमें देखो इसने क्यूब की डायमेंशन क्या रखी है 2 मीटर, और जो 1 मीटर तक ये क्या है, ये ऐसे है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार फिर से, ठीक है। मैं जो डेटा दिया हुआ है वो वहां पे बना रहा हूं सॉल्यूशन। इसमें इसने देखो ये है ऐसे वाटर सरफेस, मैंने क्यूब को 2D में बनाया है। अब 3D में समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ये बन जाएगा। मैंने इसको 2D में बनाया है। जो इसकी ये जो इसने बताया है, ये वाला जो है वो बॉटम हो गया, और जो इसका एरिया होगा वो उसकी एक साइड होगी, ये 2 मीटर हो गई। करेक्ट है ना। ये क्यूब है तो ये भी 2 मीटर है, लेकिन इसने 1 मीटर जो है ये बताया है यहाँ पे, सबमर्ज्ड है वो 1 मीटर, ये इमर्ज्ड है जो 1 मीटर इसने डेप्थ बताई है। ठीक है, अब क्या होगा, अपन ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या था, देखो उस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ Fb है ना, यहां, और यहां कुछ लग रहा होगा इसका वेट Wb, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, Fb जो बॉइंट फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में लग रहा है, और Wb इसका वेट जो है बॉडी का, क्यूब बॉडी का, वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो Fb इक्वल टू Wb, ये अपन ने वहां पे पढ़ा था। और Fb को वो क्या लिखता है, Fb को लिखता है रो जी वी, जो वॉल्यूम है वो है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल टू Wb। अब देखो ये यहां तक अगर आपने ये लिख दिया है तो क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो ये देखो, ये इसको वर्टिकल डायरेक्शन में अपन ने क्या किया, Fy इक्वल टू 0 किया, ये डायरेक्ट वहां पे अपन ने सोल्व किया था, तो इसलिए मैंने सीधे सीधे लिख दिया। इससे क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को मैंने बैलेंस कर दिया, तो Fb इक्वल टू Wb आया उससे। और जो Wb है वो वेट ऑफ बॉडी है, या मतलब यहाँ पे बॉडी क्या है, क्यूब है, और जो अपना बॉइंट फोर्स है उसको वहां पे अपने डिफाइन किया था, ये वैल्यू निकल के आती है रो जी वी, ये क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, डेटा दिया हुआ है, डेटा को यूं का यूं पुट कर दो। रो क्या है, वाटर, रो इंटू जी की इसने वैल्यू दे रखी है, वो जो इसने यूनिट वेट बताया ना, यूनिट वेट वो होता है गामा W इक्वल टू रो जी। इसकी वैल्यू इसने एक साथ वैल्यू दे दी, वो दी है इसने 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अपन को निकालना है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या होगा, यही वॉल्यूम होगा ना, इतना वॉल्यूम जो होगा ना, ये तो है अपना 2D में एरिया जैसे दिख रहा है, 3D में जो वॉल्यूम होगा वो ये इतने का ही तो वॉल्यूम होगा, तो ये होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यहां तक का, बॉडी यहां तक आई है, तो यही जो वॉल्यूम है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा। ठीक है, तो ये होगा कितना होगा, ये एरिया, बॉटम का एरिया इंटू हाइट, ऐसे तो लिखेंगे। बॉटम का एरिया क्या होगा, साइड क्या है 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 4, और हाइट क्या है 1 मीटर, तो 2 इंटू 2 एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया 4 मीटर क्यूब। करेक्ट है ना, ये क्या है 2 इंटू 2 एरिया 1 मीटर, इसकी हाइट या डेप्थ जिसको जो भी बोले आप, तो क्या है 4 मीटर क्यूब। तो इसको मैं यहां लिख दूं, इसकी वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाई 4, ये क्या आ गया, ये आ गया किलोन्यूटन में, आ गया Wb वेट। तो Wb की वैल्यू आई 40 किलो न्यूटन। आसान सा था ना, बस अपन को क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग P इक्वल टू Wb, और Fb रो जी वी जहां वॉल्यूम जो है वो क्या है, डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम है, जो अपन ने बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल लिया है, और वैल्यू आ गई है 40 किलो न्यूटन। ऑप्शन मैच करिए, अब कौन सा आ रहा है इसमें, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन इसमें आ गया है। देखो एक पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया था इस पे, उस पर थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें कुछ अलग क्वेश्चन पूछा था, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। आप बस प्रैक्टिस करते जाइए। एक बार पढ़ लिया है थ्योरी तो बस प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चन की। जहां भी आपको क्वेश्चन मिले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले, टेस्ट सीरीज मिले, जो भी मिले आप प्रैक्टिस करते जाइए। और थ्योरी भी आप प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। फिर वो एक बार फिर से नोट्स उठाएंगे तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की उतनी ही कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल आसान सा है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना है। बताओ क्या पूछा है। ये विस्कोसिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर में रिलेशन पूछा है। ये पहले यूनिट में था, शायद सेकंड लेक्चर में था। ये क्या होता है, ये रिलेशन इनके बीच में। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है। विस्कोसिटी क्या लिखा है यहाँ पे, तो विस्कोसिटी अगर अलग से ना लिखे काइनेमेटिक डायनेमिक, तो अपन क्या समझेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी समझेंगे। क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो इंक्रीज होती है। जैसे इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होती है। क्यों, किसकी वजह से, रीजन क्या है, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वो इंक्रीज हो जाता है, वो जो कोलिजन होता है पार्टिकल्स का, उसकी वजह से विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन आ गया अपना सी, ऑप्शन हो गया अपना आंसर सी। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन इजी सा है, ये रेनॉल्ड नंबर निकालना है इसमें क्वेश्चन में। इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आप एग्जाम के टाइम में, और एग्जाम क्या ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम में भी आप गलतियां करते हैं यूनिट्स की। ये यूनिट आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट बताते हुए बताया था, तो कंफ्यूजन ना हो तो डीपी याद रखने को बोला था मैंने, है ना। डीपी जो पोइज है वो किसकी है, डायनेमिक विस्कोसिटी की है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है इसने, पढ़िए क्वेश्चन को, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो इसने अलग से बता रखा है डायनेमिक विस्कोसिटी इतनी पोइज है ना। लेकिन कई बार होता है कि वो बस ये लिख देता है विस्कोसिटी इतनी है ना, मतलब यूनिट लिख देगा इतनी स्टोक्स है या फिर इतनी जो है पोइज है। तो आपको पता नहीं कर पाएंगे कि ये, अगर यूनिट आपको ध्यान ना हो कि ये डायनेमिक की है या काइनेमेटिक की है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि वैल्यू किसकी दी है, न्यू की दी है या म्यू की दी है। तो आपको यूनिट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यूनिट ध्यान रखने के लिए मैंने बताया था, जो डीपी जो पोइज है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है। डीपी लगाता है ना, डीपी बहुत चेंज करते हैं आप लोग। देखो ये क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा कि एक स्फीयर है, उसकी डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी है, इसकी डायमीटर दी हुई है, एंड ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है फ्लूइड की, है ना। अपन से पूछा रेनॉल्ड नंबर। मैं डेटा लिख देता हूं, यहाँ पे पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है, डेटा लिख देते हैं। रेनॉल्ड नंबर अपन से पूछा है, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। मुझे डेटा, ये जो डायमीटर दी है वो डायमीटर दी है 0.3 मीटर। जो वेलोसिटी दी है वो दी है 4 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड देन रो दिया हुआ है, और रो फ्लूइड, है ना, रो ऑफ लिक्विड क्या दिया हुआ है, वो दिया 0.9 रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू अपन जानते हैं कितना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या हो गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो म्यू है वो दिया हुआ 0.8 पोइज। ये दिया हुआ डेटा। अपन से पूछा रेनॉल्ड नंबर, और इस सबकी वैल्यू दी है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला अपन को ध्यान है, बस दिक्कत कहाँ होती है, यहाँ पे गलतियां करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे गलती करने के लिए मैं गलती कर रहे हैं, इसको कैसे सुधारनी है वो बता रहा हूँ आपको। देखो पहले रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला लिखो, रो वी एल डिवाइड बाई म्यू, ये है फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे ये मैंने एल क्या बताई थी, यहाँ पे मैंने बताई थी एल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। तो ये यहाँ पे एल क्या, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी हो जाएगी डायमीटर। पाइप की केस में, स्फीयर केस में ये क्या हो गई, डी, इसकी डायमीटर हो गई ये डी, रो वी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये फॉर्मूला रो वी डी, यहाँ कैपिटल डी लिखो चाहे स्मॉल डी, ये डायमीटर के लिए लिखा है
सेम बात है, और डिवाइड बाई म्यू, करेक्ट है। वैल्यू जो अपने पास है सारी सारी, बस ये क्या है 0.8 पोइज, ये किस में होती है, सीजीएस में होती है। इसको एमकेएस में कर लो और अपना रेनॉल्ड नंबर जो है ना वो वैल्यू आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें ये होता है 1 पोइज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 1/10 न्यूटन ये होता है। आप ये रिलेशन इसको सोल्व करके आप ये ला सकते हैं रिलेशन कैसे आया है, लेकिन आपको ध्यान ये एग्जाम के टाइम पे ये सब करेंगे, सीधे सीधे याद रखो। ये क्वेश्चन सीधे भी पूछ लेता है 1 पोइज इक्वल टू क्या होता है रिलेशन, तो एक 1 पोइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज और आंसर निकालो। रो की वैल्यू 900 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी 4 इंटू डायमीटर 0.3 डिवाइड बाई म्यू, म्यू की वैल्यू है 0.8 डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 मैं यहाँ पे 10 इसको भेज दिया मैंने, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैंने इसको ये आया है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे आई 0.8 डिवाइड बाई 10 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। अब वैल्यू है इसको सोल्व कर लो, अब कुछ नहीं करना है। ये इसको सोल्व कर लिया मैंने, ये आ गया 45 को 3 से 135 और 2 जीरो हैं, तो ये आ गया 13500 13,500। ये इसकी वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ गई, बस आंसर सी ऑप्शन इसमें आ गया। इसमें आप गलती क्या करते हैं, बस मैंने ये चीज़ गलती करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया, ये गलती आपको नहीं करनी है। सीधे सीधे यही पुट कर देते हैं, या फिर इसमें 10 से डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ऑप्शन में दे रखा है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई कर इसको ना डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाता, ये देखो क्या हो जाता, यहाँ पे 135 की बजाय या 13500 की बजाय 135 आ जाता, तो आंसर पूरा आंसर गलत हो जाता है ना। तो देखो ऑप्शन में दे रखा है ना 135 भी दे रखा है, तो ये इसलिए दे रखा है कि आप यूनिट की जो है ना यूनिट में गड़बड़ करें तो भी आपका आंसर मैच हो, ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो। वो यही चाहेगा ना कि क्वेश्चन आपका गलत हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यूनिट की। ये इसलिए क्वेश्चन कराया, और इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखो इस क्वेश्चन में ये था बस। अब चलो कुछ ईएससी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा लेवल अच्छा होगा। अगर थ्योरी के क्वेश्चन होंगे तो भी उसमें अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो भी थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं इसी कंपैरिजन में। चलिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किस पे है, ये आ गया अपना पूरा बॉयंसी फोर्स है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उस पे, उससे रिलेटेड दे रखे हैं कुछ स्टेटमेंट्स। उस स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, कौन कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। देखो क्वेश्चन पूछा है अपन से, करेक्ट पूछा है ना, आंसर इसमें पूछा है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट देखो पहला पढ़ो, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी इज एप्लीकेबल बोथ टू फ्लोटिंग बॉडीज एंड टू सबमर्ज्ड बॉडीज। सही बात है, अपन ने पढ़ा था अलग से, रोटेशनल स्टेबिलिटी पढ़ी थी ना, वो किसके लिए, सबमर्ज्ड बॉडीज के लिए भी पढ़ी थी, फ्लोटिंग बॉडीज के लिए पढ़ी थी, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट देखो, आर्किमिडीज फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट थ्योरी ऑफ बॉयंसी। सही बात है, अपने आर्किमिडीज भी पढ़ा है अपने, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देखो, इन एनालाइजिंग buoyancy of a floating body it is assumed that a resultant vertical force passes through the center of pressure। देखो ये कह रहा है कि buoyant force है ना, वो पास करता है सेंटर ऑफ प्रेशर से। ऐसा कुछ नहीं होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी से पास करता है buoyant force, सेंटर ऑफ प्रेशर से नहीं। तो तीसरा ऑप्शन गलत, समझ गए। और जो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो डिस्प्लेस फ्लूइड, उसका सीजी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी द समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज टेकन एज जीरो। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में
फोर्सेज को बैलेंस करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बैलेंस करते हैं, तो दोनों डायरेक्शन में फोर्सेज को बैलेंस किया जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अपन ये करते ही हैं, ये भी जो अगर इक्विलिब्रियम में है ना कोई भी बॉडी, तो किसी जो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फोर्सेज जो हैं वो टोटल समेशन है उनका वो 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो ऑप्शन देखो 1 2 4, कौन सा करेक्ट ऑप्शन में 1 2 4, 1 2 4 आंसर आ गया बी। अब देखो ये सी क्वेश्चन है ना, ये यही एसएससी में पूछा जाएगा, तो इसमें एक या दो स्टेटमेंट पूछ लेगा या ऑप्शन में दे देगा कौन कौन सा ये है। तो ये बस इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है और थोड़ी सी डेप्थ में है, और उसमें थोड़ा है ना, थोड़ा सा ऊपर से पूछ लेता है ना, थोड़ा सरफेस से पूछ लेता है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ लिए हो है ना, अगर लेक्चर अच्छे से पढ़े हो तो ये आराम से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये किस पे है, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना आपको एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ये देखो ये न्यूमेरिकल है, उस पे आसान सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेटासेंट्रिक हेड दी हुई है ना, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है कितना 20 सेकंड्स। अपन ने पूछा क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा हुआ है। तो देखो फॉर्मूला, क्वेश्चन सोल्व करो इसको, फॉर्मूला बेस्ड है। अभी फॉर्मूला लिखा, मैंने फॉर्मूला लिखा था, उससे आपको सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम इंटू जी। आपको पता है t जो दे रखा है ना, पाई कांस्टेंट है ही, और k जो है ना वो निकालना अपन को, ये होती है क्या होती है, रेडियस जायरेशन होती है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया दिया था आपको। और जीएम जो है मेटासेंट्रिक हाइट, जी अपन को पता है वैल्यू क्या है। देखो आपको जब भी कैलकुलेशन करनी हो तो अप्रोक्सीमेशन लेके चलो, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, और ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया जाता है कि आप सोल्व कर लेंगे। जैसे ये तो फिर भी ईएससी का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी अपन को चाहिए, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो जी की वैल्यू हर ऐसे केस में जी की वैल्यू आप हमेशा 10 लो, 9.81 नहीं लेनी है। और जब भी पाई आ जाए तो आप उसको पाई बाई 4 बना लो और उसको 0.8 रख दो। जब भी पाई दिखे आप हमेशा उसको पाई बाई 4 डिवाइड मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके पाई बाई 4 के टर्म में बनाओ, और उसको पाई बाई 4 को 0.8 रखो। और एक को बता दूं मैं आपको, पाई स्क्वायर जो है ना उसको रख दो 10। तो अप्रोक्सीमेशन ऐसे करना है कैलकुलेशन में, जी की वैल्यू 10 रखनी है, 9.81 नहीं रखनी है, फालतू में क्वेश्चन में फंस जाओगे पूरा कैलकुलेशन करते। पाई बाई 4 को 0.8 रखो, और पाई स्क्वायर है उसको 10 रख लो, ठीक है। कभी भी पाई स्क्वायर, जैसे यहाँ पे पाई स्क्वायर नहीं है, कभी क्वेश्चन में आएगा आगे, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 रखना है। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ कैसे करना है कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे अपन को निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू दे रखी है 20 सेकेंड, और जीएम की वैल्यू दे रखी है 0.9 मीटर, ये दे रखी है 0.9 मीटर, और ये दे रखी है। चलो अब बताओ के की वैल्यू देखो, के अंडर रूट में है तो के स्क्वायर अंडर रूट में तो के आ जाएगा। तो क्या ये मैं इसको ये लिख सकता हूं, आप देख लो आराम से, इसको मैं ये लिख सकता हूं, टी डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट जी एम इंटू जी, करेक्ट है। टी डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई ये वाला, और ये जो है के इसका, क्योंकि के स्क्वायर तो के बन गया, वैल्यूज पुट कर दो, 20 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट, इसको जी एम 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्या हो गया 9 हो गया ना, ये हो गया 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 9 हो गया, और 9 का अंडर रूट आ गया 3। कैलकुलेशन आसान कर लिए। अब देखो, अब मैंने अभी बताया था आपको, पाई जब भी आए तो पाई बाई 4 की टर्म में बनाओ, तो पाई 4 ऊपर होना चाहिए, पाई बाई 4, तो मैंने इसको 20 को मैंने 5 इंटू 4 में लिख दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, और इसको मैंने लिख दिया 0.8। कैलकुलेशन आप अगर आपको अलग तरीके से करना है तो अलग तरीके से करो, मैं इसको इस हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 0.8, ये डिवाइड में लिख दिया मैंने इसको, या नीचे 0.8, तो नई कैलकुलेशन आई 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.8, यही आई है ना। तो ये कितना आया, ये आया 8.8 1.6, ठीक है। ये की वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई थोड़ी सी, ये 0.3 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी,
0.3 से ये थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 0.31 कर दूँ तो जैसे ये आया है, ये अपना वैल्यू जो है ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, के की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 3/0.31, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना ऑलमोस्ट 10 आएगी, लेकिन ये 0.33 से तो ऑलमोस्ट 10 आएगी, लेकिन ये 10 से थोड़ी सी कम आएगी, है ना, 10 से थोड़ी सी कम आएगी। तो ऑप्शन मैच करने के लिए जब कैलकुलेशन ऐसे कर दी है, तो ईएससी का क्वेश्चन इसलिए, तो ऑलमोस्ट 10 की वैल्यू कौन सी आ रही है, 9.5, जो कि देखो डिवाइड करने नीचे में ये 0.3 है, ये 3 है, ये 0.31 से ज़्यादा है, 0.3 से ज़्यादा है, तो इसलिए 10 से जस्ट अपोजिट जिस नीचे की वैल्यू आ गई 9.5 अपना आंसर आ गया। मैं कैलकुलेशन करने का आपको बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे करनी है, नहीं तो आपको कैलकुलेशन तो आपको खुद से ही आनी चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना सीखें। एक बार जैसे मैंने आपको ये बताया है, इसको जो पाई/4 को 0.8 रखना, जी को वैल्यू 10, ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है और कैलकुलेशन खुद कैसे प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन को अच्छा बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, ये है 3, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें करेक्ट हैं, है ना। ये कौन सी क्वांटिटी दे रखी है, कुछ है ना, पैरामीटर दे रखे हैं। ये कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिलेटेड टू फ्लूइड फ्लो, ठीक है। 3 दे रखे, वोटिसिटी, वेलोसिटी, पोटेंशियल, स्ट्रीम फंक्शन। अब इनमें से पूछा है कि जो तीनों जो हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों में ही दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ये बताओ, जो रोटेशनल एंड इरोटेशनल दोनों में ही एग्जिस्ट करते हैं। देखो पहला क्या है, वोटिसिटी। वोटिसिटी क्या होता है, वोटिसिटी होता है, वोटिसिटी जो मैंने बताया था तो आपको, वोटिसिटी होता है 2 × ω/z, है ना। अब ω/z की वैल्यू 0 हो तो क्या हो जाएगा, इरोटेशनल। ω/z की वैल्यू नॉन जीरो हो तो क्या है, रोटेशनल। तो ये क्या होगा, ये दोनों में होगा। तो अपना पहला ये तो करेक्ट है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो ये मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब भी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा तो फ्लो कौन सा होगा, इरोटेशनल होगा। अपने पूरा उसको अच्छे से डिराइव किया था। जब भी फाई जो ना फाई एग्जिस्ट तो क्या होगा, WZ की वैल्यू 0, मतलब फ्लो जो है ना वो इरोटेशनल हो गया। तो दोनों में थोड़ी ना एग्जिस्ट करेगा फ्लो, सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल फ्लो में ही ये फाई एग्जिस्ट करेगा। तो दूसरा ऑप्शन अपना गलत हो गया, दोनों में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इरोटेशनल रोटेशन दोनों में फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फाई एग्जिस्ट करता है तो फ्लो इरोटेशनल है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था वहां पे। और ये इसमें वहां पे रेड मार्कर से मैंने वहां पे अलग से याद रखने को मार्क किया था वहां पे। अब चलो तीसरा है स्ट्रीम फंक्शन साई दोनों में इसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसमें कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो इसमें तो डेल स्क्वायर साइन जो था ना वो आया था, वो 0 नॉन जीरो ये वैल्यू आई थी। तो ये दोनों में पॉसिबल है। तो रोटेशनल इरोटेशनल दोनों में है। रोटेशनल इसमें WZ की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है, WZ की वैल्यू नॉन जीरो भी हो सकती है। तो ये दोनों में एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन आंसर हो गया अपना 1 और 3। ऑप्शन हो गया अपना 1 और 3, सी ऑप्शन हो गया। अभी ईएससी में क्या इन्फॉर्मेशन ज्यादा पूछ ली, तीनों में पूछ लिया। अभी क्वेश्चन में इसी में पूछ लेता, जैसे एसएससी में क्वेश्चन आता ये पूछ लेता कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये किसमें एग्जिस्ट करता है ना, या फिर जस्ट अपोजिट पूछ लेता है इसका कि अगर फ्लो इरोटेशनल है तो फाई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन वो कम इन्फॉर्मेशन के साथ में, है ना, लेस इन्फॉर्मेशन के साथ में क्वेश्चन पूछ लेगा। उसमें यही डिफरेंस है एसएससी और ईएससी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें डेप्थ में पूछ लेता है और एक जो ना इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा होता है। और ऑप्शन ऐसे रखे होते हैं कि आप पूरा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में पता होगा तभी जाके आप कर पाएंगे क्वेश्चन को सोल्व। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो क्या दिया हुआ है। फाई फंक्शन दिया हुआ है, साई फंक्शन दिया हुआ है ना, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है डिस्चार्ज पूछा अपन को, डिस्चार्ज पूछा है ना। मैंने क्लासरूम में जब मैंने ये लेक्चर में पढ़ाया था आपको साई फंक्शन, तब मैंने एक रिलेशन बताया था, है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। वहां पर मैंने बताया था आपको कि साई 1 माइनस साई 2
क्या है ये साई वन? दो स्ट्रीमलाइन, दो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रीमलाइंस के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या करता है, वो देता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट विड्थ। वहां पे बताया था ना, तो ये क्या पूछ रहा है, डिस्चार्ज ही पूछ रहा है। तो क्या करना है अपन, साई वन माइनस साई टू करना है। साई वन क्या है, दो कोऑर्डिनेट रखे हैं, अपन को पहले साई वन निकालने के लिए पहला कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, दूसरे में निकालने के लिए दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दो, उन दोनों में डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, अब देखो पहला साई वन निकाल रहा हूं मैं, उसने क्या दे रखा है, ये दे रखा है साई 3/2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है साई। तो मैं और जो कोऑर्डिनेट वन जो है ना, वो मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं। कोऑर्डिनेट वन है 1,3, तो 1,3 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आ गया, यह आ गया अपना 12 आ गया ना। तो साई टू क्या हो जाएगा, साई टू देखो, साई टू रख दो 3/2 ब्रैकेट, ये कोऑर्डिनेट क्या रखा है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आ गया 0, दोनों में बीच में डिफरेंस बता दो, तो Q क्या आ जाएगा अपना, Q आ जाएगा, Q जो डिस्चार्ज है पर यूनिट विड्थ, वो आ जाएगा साई वन माइनस साई टू इक्वल टू 12 माइनस 0 इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये क्वेश्चन है, ये गेट में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है, ये ना कई बार 2 नंबर का भी रहता है ये। तो बस आपको क्या करना है, आपको अब कॉन्सेप्ट पता है, एक बार क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, तो एग्जाम में ऐसे थोड़े ना लिखेंगे साई वन साई टू पूरा है, तो सीधे सीधे ही ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे साई वन निकाला पुट रखा, ये तो ये लिखना है ना, और एक लिखना है ये, दोनों में से अब 12 माइनस 0 आंसर हो गया 12। तो ये ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 या 25 सेकंड लगेंगी और ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा, मैक्सिमम 20-25 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस किया हुआ होगा। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है और ऑप्शन आ गया इसमें, डी ऑप्शन आ गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, है ना, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, और वो किस पे दिए हुए हैं, वो दे रखे हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में दे रखे हैं। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में मैंने सीधा आपको फॉर्मूला लिखवाया था और उस पर क्वेश्चन करवाए थे, ज़्यादा बस वो किस पे बेस्ड है वो बताया था मैंने, उस पर ज़्यादा जो है ना अपने डेरिवेशन नहीं किया था, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन अजम्पशन पूछ सकता है। तो ये पूरा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, ये पूरा क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सारे, ये 4 से 6 या 7 क्वेश्चन बन सकते हैं एसएससी या अपने राजस्थान जेईई में। तो इसलिए मैं ईएससी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, है ना। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें पूछा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ continuity इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इन डेराइविंग द इक्वेशन। ये कह रहा है कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो डेरिवेशन किया है उसमें क्या अजम्पशन लिए थे, क्या कंट्रोल वॉल्यूम क्या लिया था, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेट्स वेलोसिटी कंपोनेंट एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ए गिवन पॉइंट इन फ्लूइड फ्लो। सही बात है। देखो अपना जो फाइनल रिजल्ट आया था उसका फॉर्मूला वो क्या था, डी रो बाई डी टी डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन था। देखो इसमें रिलेशन किसमें, रो एंड वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स वाई जेड वो डायरेक्शन है, तो रो और वी में अपने एक इक्वेशन जो रिलेशन दे रखा है, तो इसमें भी इसने यही बता रखा है, डेंसिटी एंड वेलोसिटी कंपोनेंट में दे रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये सही बात है। देखो ऑप्शन से अपन को फॉर्मूले से ध्यान आ रहा है ये चीज, ठीक है। पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन अज्यूम्स दैट नो वॉइड अकर in the fluid and the fluid mass is neither created nor destroyed। इसका मीनिंग क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, तो क्या हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि अपन ने मैंने आपको इसमें लेक्चर में बताया था, है ना। तो दूसरा ऑप्शन सही है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड थी, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यही इसने कहा है इस पे बेस्ड है, तो दूसरा ऑप्शन भी, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा देखो,
तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द शेप ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम फॉर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अज्यूम टू बी पैरेलल पाइप्ड। ये भी सही बात है। तो देखो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। ये जो उसने कंट्रोल वॉल्यूम जो है, कंट्रोल वॉल्यूम या डेरिवेशन में, तो उसकी शेप जो बता रखी है वो पैरेलल पाइप्ड है। ये भी एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि जो कंट्रोल वॉल्यूम की शेप क्या ली थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये आपको पूरा जो क्वेश्चन देखो कितने काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन डज नॉट कंटेन विस्कोसिटी टर्म। बिल्कुल सही बात है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो विस्कोसिटी टर्म नहीं आती है तो नहीं आती है ना। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो वो स्टेटमेंट मैंने वो पूरा इक्वेशन लिखी थी, उसमें क्या हो जाएगा, रो जो है ना इनकम्प्रेसिबल किया जाएगा, रो कांस्टेंट हो जाएगा है ना। तो डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो इंटू वी प्लस ऐसे ही सेम का सेम लास्ट वाला मैं लिख दूं इसको रो इंटू डब्ल्यू। रो कांस्टेंट, ये जीरो, रो बाहर से कॉमन आ गया सब में, और ये इक्वेशन बन गई डेल बाई डेल एक्स यू प्लस डेल बाई डेल वी बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। बताओ इसमें कहीं आ रहा है विस्कोसिटी का टर्म? विस्कोसिटी टर्म वैसे तो इसमें पूरे में भी नहीं आता, स्टैंडर्ड में भी जो जनरल फॉर्म है उसमें भी नहीं आता है। तो इसमें कोई ये कह रहा है इनकम्प्रेसिबल है फ्लूइड, मतलब कि रो जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई टर्म में इसमें कोई अपनी विस्कोसिटी टर्म नहीं आती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ये करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ थर्ड भी करेक्ट था, फोर्थ सारे करेक्ट हैं। तो आंसर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आ गया इसमें। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको सोना नहीं है, सोते हुए नहीं रहना है। आपको ध्यान से देखना है कि जैसे इसमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है तो सारे ऑप्शन गलत होता है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है और क्या आपको आंसर देना है इसमें। ठीक है। बहुत गलतियां होती हैं करेक्ट और इनकरेक्ट पूछे मेरे नाम में, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल मैंने आपको इसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हल्का सा मैंने आपको बता दिया है। ये आपको क्वेश्चन को खुद ही देखो मैंने कहाँ बताया था, आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए स्टडी टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड, है ना, जिसमें टू डायमेंशनल है तो वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, यू दे रखा है, वी दे रखा है, उसको इक्वेशन है ना वो एक्स और वाई की टर्म में दे रखा है। पूछ क्या रहा है, इन द फ्लो फील्ड द स्टेग्नेशन पॉइंट, फ्लो फील्ड में स्टेग्नेशन पॉइंट। अब देखो मैं यही कह रहा हूं, स्टेग्नेशन पॉइंट आपको मैंने कहीं बताया था, अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो मैंने आपको स्टेग्नेशन पॉइंट के बारे में कहाँ बताया था। जो मेजरमेंट डिवाइसेस थी फ्लो फ्लूइड के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था किसमें, पिटो ट्यूब में, ये स्टेग्नेशन पॉइंट है। स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होता है, स्टेग्नेशन पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए, वो है स्टेग्नेशन पॉइंट। वहां पे पूरा सॉल्यूशन उसको डिराइव किया था, तो पिटो ट्यूब में अपने वेलोसिटी कंपोनेंट को जीरो ले लिया था। उस पॉइंट पे जो स्टेग्नेशन पॉइंट जो है उसको वहां पे अपनी वेलोसिटी जीरो लिया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी अपन को क्या करना है, अपन को कोऑर्डिनेट पूछा है ना, वो स्टेग्नेशन पॉइंट पूछा है, उसका कोऑर्डिनेट पूछा है। तो अपन को क्या करना है, दोनों वेलोसिटी टर्म है ना, u एंड v जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू जीरो रख दो, और उससे दो इक्वेशन अब हैं आपके पास, दो जो वेरिएबल है एक्स और वाई निकाल सकते हैं, या ऑप्शन में पुट करके वैसे निकाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी। मैं आप इसको ले रहा हूं, देखो इक्वेशन है पहली, u इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 3 v इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 8। ये दे रखी है। अपन को क्या करना है, स्टेग्नेशन पॉइंट, तो इसकी वैल्यू जीरो एंड इसकी वैल्यू भी जीरो, दो वेरिएबल हैं और दो अपने पास इक्वेशन है, सॉल्व कर दो
तो x प्लस 3y, देखो इनको थोड़ा सा मॉडिफाई लिख के मैं लिख रहा हूँ ऐसे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 प्लस, और ये ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 मैं क्या कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐड कर दूँ, तो क्या आ गया ये 6 प्लस x 7x, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया -3 प्लस 3 इंटू 8, ये आ गया 21, 7x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 3, तो y इससे निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से, 2x माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 8, कितना आ गया -2, तो अपना स्टेगनेशन पॉइंट क्या आ गया, उसका कोऑर्डिनेट आएगा 3, -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन हो गया। ये बिल्कुल इजी सा है, ये भी गेट में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये 1 नंबर का आ जाएगा, है ना। और ये एसएससी, अपने एसएससी या जेई के क्वेश्चन में देखो बिल्कुल आसान सा है इसमें, और ये पुट करके देखो किसी में मैच हो जाए तो देखो एसएससी में अपने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, वो ना ऑप्शन ऐसा देंगे कि एक ही ऑप्शन है ना, वही उसी से ही निकल जाएगा, दोनों इक्वेशन में पुट करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अपन ऑप्शन से करें तो 3,2 को पुट करके देखो, है ना, फिर इसको पुट करके देखो, तो एसएससी में उसमें क्या लेवल कम होगा, तो एक इक्वेशन में पुट करता ही आंसर आ जाएगा, दोनों इक्वेशन में उसको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वो जानबूझ के ऐसे रखते हैं कि टाइम ना लगे, समझ गए। चलिए और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.